प्यारे विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या होती है और परमेबिलिटी के आधार पर कितने प्रकार की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न क्या होता है। डिफ्यूज़न के बाद हमने देखा था कि डिफ्यूज़न प्रेशर क्या होता है। आज हम अध्ययन करेंगे प्रासरण। जब हम प्रासरण के बारे में चर्चा करते हैं तो प्रासरण भी क्या है, एक प्रकार का टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है, एक प्रकार का जिसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ विस्तृत होते हैं। लेकिन जो ये जो विस्तृत होता है, विसरण होता है, वो किसको पार करते हुए होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए होता है। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रासरण क्या होता है, एक प्रकार का विसरण होता है जिसमें विलायक के अणु क्या करते हैं, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए विस्तृत होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रासरण कहते हैं। प्रासरण का सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन किया था, एक साइंटिस्ट थे ए.बी. नोलेट। ए.बी. नोलेट ने सबसे पहले क्या था, प्रासरण को ऑब्जर्व किया था। और इसके जो ये प्रासरण वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था, R.H. ड्यूट्रोचेट। और इसकी जो खोज का श्रेय जाता है वो भी किसको जाता है, R.H. ड्यूट्रोचेट को। तो इन्होंने डिस्कवरी और टर्म दी थी। कुछ बुक्स में अलग अलग आपको मिल सकता है, कुछ में ये मिल सकता है कि जो टर्म है वो ए.बी. नोलेट ने दी, उसकी डिस्कवरी नोलेट ने की है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो लेकिन जो सही है वो क्या है, R.H. ड्यूट्रोचेट ने इसकी डिस्कवरी की और ये टर्म ऑस्मोसिस भी किसने दी, ड्यूट्रोचेट ने। अब बात आती है कि जो ऑस्मोसिस होता है तो उसको मेज़र करने के लिए क्या होता है, ऑस्मोमीटर होता है। तो ऑस्मोमीटर का डेवलपमेंट किया था साइंटिस्ट फेफर ने। फेफर ने क्या किया था, ऑस्मोमीटर डेवलप किया था। अब प्रासरण की कुछ अलग अलग परिभाषा हो सकती है, जैसे विलायक अणु का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए जो मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। या किसी भी सॉल्यूशन होता है या कोई सॉल्वेंट होता है, उसकी अपनी हायर केमिकल ग्रेडियंट से लोअर केमिकल ग्रेडियंट की तरफ जो मूवमेंट होता है वो भी क्या कहलाता है, हाई केमिकल ग्रेडियंट या हायर डिफ्यूजन प्रेशर से लोअर की तरफ जो अर्ध पारगम्य झिल्ली को अक्रॉस करते हुए या पार करते हुए जो मूवमेंट होता है क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। प्रासरण को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं हम थीसिल-कीफ एक्सपेरिमेंट। थीसिल-कीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, थीसिल-कीफ प्रयोग में क्या होता है, हम एक बड़ा बीकर लेते हैं, उसमें क्या भर देते हैं,
सॉल्वेंट भर देते हैं। एक हम क्या लेते हैं, थिसिल कीप लेते हैं, जिसके तल में क्या होती है, हम एक पार्चमेंट पेपर या अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं और इसमें हम 30% शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं। ऐसा नहीं कि 30% फिक्स है, आप 20% भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी वैसा ले सकते हो। और इसमें हमने क्या भर दिया, सॉल्वेंट। अगर सीधे हम बात करें तो प्योर वाटर भी क्या होता है, एक तरह का सॉल्वेंट होता है पूरे तरह से। इसको हमने यहाँ तक भर दिया। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उनके अणु की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, बाहर वाले बीकर में। और जो शुगर वाला सॉल्यूशन है थिसिल कीप है, उसमें जो सॉल्वेंट के अणु की संख्या, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कम है। तो क्या होता है, सॉल्वेंट के अणु क्या करते हैं, इस पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या होता है, जो ये शुगर सॉल्यूशन का लेवल होता है वो इंक्रीज बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, ये परासरण के द्वारा संभव है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, परासरण हो रहा है। परासरण क्या होता है, विलाय के अणु का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए मूवमेंट क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण के प्रकार हम पढ़ेंगे, परासरण के प्रकार। परासरण के प्रकार पढ़ने से पहले हम एक सॉल्यूशन देख लेते हैं, कितने प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, क्योंकि जब हम परासरण के प्रकार पढ़ेंगे तो आपको कुछ टर्म यूज आएगी जो पहले से हम क्लियर कर लेते हैं। 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 3 प्रकार के सॉल्यूशन हमारे होते हैं। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये माना कि कोई सेल है, ये हमने लिया कोई बीकर है और ये क्या इसकी मेम्ब्रेन। इस सेल के अंदर क्या होता है, सेल सेप होता है और ये बाहर कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। अगर सेल सेप की कॉन्सेंट्रेशन इसके बाहर वाले सॉल्यूशन के बराबर है तो क्या कहलाएगा, या बाहर वाले सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल सेप के बराबर है तो क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर बाहर वाला सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल सेप की अपेक्षा कम है तो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर बाहर वाला जो सॉल्यूशन भरा हुआ है ये हमारा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल सेप की अपेक्षा, कोशिका रस की अपेक्षा अगर ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हो गया समपराशरी विलयन, अल्पपराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन। तो 3 प्रकार के विलयन हो गए। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस के प्रकार कितने होते हैं। ऑस्मोसिस 2 प्रकार से हो सकता है, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। एंडो ऑस्मोसिस अंतःपरासरण,
एक्सोऑस्मोसिस बाह्य परासरण, इसको कहते हैं अंतःपरासरण, और इसमें होता है बाह्य परासरण। अंतःपरासरण में क्या होता है, जब हम किसी कोशिका को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन में जो दूसरा प्रकार था हाइपोटोनिक, अल्परासरी। अगर इस सॉल्यूशन को हम अल्परासरी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को रखते हैं तो क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अर्थात इसकी सांद्रता कोशिका रस की अपेक्षा कम है। इसमें सॉल्वेंट के अणु क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो सॉल्वेंट के अणु का मूवमेंट कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, और सेल क्या हो जाएगी, टर्गिड हो जाएगी। जैसे कोई भी किस बीजू का फूल ना, अगर बीज को अपन जल में रख लेते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, शुद्ध जल में रखने पर फूल जाते हैं। दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। अगर इसी सेल को हम या किसी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपर अति परासरी विलयन में रखते हैं, तो अति परासरी विलयन मतलब जो इसकी सांद्रता है वो कोशिका रस की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है, अर्थात विलायक के अणु की संख्या इसमें कम है, विलायक के अणु की सांद्रता इसमें कम है। तो जो सेल के अंदर जो विलायक के अणु होंगे वो बाहर की तरफ मूवमेंट होंगे और सेल क्या हो जाएंगे, टिक जाएंगे। जैसे अंगूर को अगर हम शुगर सॉल्यूशन में रख देते हैं, ग्रेप्स होते हैं, उनको अगर शुगर सॉल्यूशन में रख देते हैं वो क्या हो जाते हैं कि पिचक जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परासरण दाब क्या होता है। थैंक यू।